हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास सिविक्स का चैप्टर नंबर 10 और इसका नाम है स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे इंडिया में किस तरह हमें इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को ये इक्वलिटी का अधिकार लेने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। आप लोग पहले भी इस बुक में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी व्यक्तियों को समान मानता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, सेक्स, कास्ट या किसी भी समूह, चाहे गरीब या अमीर, उससे संबंध रखता हो। जितने भी एडल्ट लोग इंडिया में हैं, इंडिया के जितने भी युवा लोग हैं, उन्हें सारे अधिकार हैं कि वो वोट दे सकते हैं चुनावों के दौरान, और उससे जुड़े हुए जितने भी अधिकार हैं वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने पसंद का जो प्रतिनिधि है या रिप्रेजेंटेटिव है उसे वो आसानी से चुन सकते हैं या हटा भी सकते हैं। लेकिन ये जो इक्विलिटी की फीलिंग है, जो हमारा बैलेट बॉक्स जिसमें हम लोग वोटिंग करते हैं, वो हमें सबको एक समान नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अधिक राइट्स का इस्तेमाल कर पाते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अब हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो हेल्थ सर्विस की बात करें या और अन्य सर्विसेज की बात करें, तो हम लोग देखते हैं कि गरीब लोग जो हैं उनके लिए हेल्थ केयर सर्विस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उन्हें ये सुविधाएं मिलती नहीं है और प्राइवेट वो लोग जा नहीं सकते, और इनके पास में इतने सारे पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो एक्सपेंस है उसको अफोर्ड कर सकें। तो यहाँ पे एक प्रकार से असमानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति जूस बेचता है, सीधे साधे तौर पे वो कभी भी बड़ी बड़ी जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे अपनी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत महंगे महंगे ऐड कर सकते हैं, जबकि ये व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, स्वप्ना जो एक फार्मर है, उसे खेती करने के लिए लोन लेना पड़ता है और उसकी जो फसल है वो बहुत कम कीमत पे बिकती है। उसी प्रकार से हमने पहले पढ़ा, एक डोमेस्टिक वर्कर है मेलानी, उसको भी बहुत प्रकार से अपमानित होना पड़ता है और उसको अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग कह सकते हैं गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण से हम लोग हमारे जो अधिकार हैं उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारे लोगों के बीच में असमानता देखने को मिलती है। एक तरफ हमने ये भी देखा कि अंसारी लोग जो हैं, जो कि बहुत पैसे वाले हैं और उनके पास काफी संसाधन है, और वो मकान किराया लेना चाहते थे, लेकिन उनका एक विशेष समूह से संबंध रखने के कारण उनको मकान जो है काफी देरी से मिला। लोग उन्हें मकान किराए देने में इच्छुक नहीं थे। तो इस प्रकार से भी समाज में हमें अनइक्वलिटी देखने को मिलती है। और उसी प्रकार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, उसे उसके टीचर्स ने फोर्स किया कि वो स्कूल के आंगन में सफाई करे, क्योंकि वो एक दलित बच्चा था। और आपने ये भी पढ़ा कि महिलाओं के द्वारा घर में जो काम किया जाता है उसको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड पे बहुत सी अनइक्वलिटी हमें देखने को मिलती है। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो सकता है किसी व्यक्ति के रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इन सब को लेके हो सकती है, और उसके साथ में किसी अन्य फैक्टर को लेके भी हो सकती है। सर, गरीबी और सम्मान की कमी के कारण से बहुत सारे समुदाय और समूह ऐसे हैं जिनमें अनइक्वलिटी देखने को हमें मिलती है। जैसा कि आपने पढ़ा, दलित, आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है, और उसका बहुत बड़ा कारण है पोवर्टी, समाज में डिस्क्रिमिनेशन, और उसी के साथ साथ में अच्छे क्वालिटी वाली स्कूल जो हैं उनकी फैसिलिटीज इन लोगों के लिए
नहीं है। स्ट्रगल्स फॉर इक्विलिटी, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हर एक कम्युनिटी, विलेज, सिटी और टाउन में आप लोगों को ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो बहुत ही रेस्पेक्टेड हैं अपने काम के लिए। उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि वो इक्वलिटी के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। ये लोग जब भी जरूरत पड़ी इस भेदभाव के खिलाफ खड़े होते रहे और उन्होंने इसका सामना भी किया, और इसी कारण से उन्हें अपने समाज में और अपने देश में बहुत सम्मान मिलता है। और जब भी इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो इन लोगों के आदर्श को फॉलो किया जाता है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध बन गए क्योंकि उनके समाज या उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग उनके साथ में आ गए। इंडिया में इस प्रकार की कई बार हमें स्ट्रगल देखने को मिलती है जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ में जुड़ के आ जाते हैं। और आपने ऐसा पहले भी पढ़ा है जहां पे महिलाएं जो है इक्विलिटी के मामले को लेकर एकजुट हो गई थी। इसी प्रकार का एक समूह है तवा मत्स्य संघ जो कि मध्य प्रदेश में है और जिसने अपने अधिकारों की लड़ाई की। और बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हैं जैसे कि बीड़ी वर्कर्स, फिशर फोक, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और भी अन्य कई समूह हैं जो अपने जस्टिस के लिए बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं। और वो बहुत बार कोऑपरेटिव्स बनाने का प्रयास करते हैं या और अन्य तरीके भी वो अपनाने का प्रयास करते हैं जिसके कारण से उन्हें समानता का अधिकार मिल पाए। जब भी डैम्स बनाए जाते हैं या फॉरेस्ट एरिया को सेंचुरी में कन्वर्ट किया जाता है तो बहुत सारी संख्या में लोगों को वहां से हटा दिया जाता है, पूरे के पूरे गांव और वहां रहने वाले लोगों को दूसरे स्थान पे शिफ्ट किया जाता है और उनके लिए नए घर बनाए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि वो अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर दें। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत गरीब होते हैं और उनकी जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती जो है वहां से उखड़ने के बाद में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि नई जगह पे जाके अपने जीवन की शुरुआत करें। और उनके बच्चों की जो पढ़ाई है, स्कूलिंग है, वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उनको शहर के किसी बाहर के कोने में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के लोगों का डिस्प्लेसमेंट जो है एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है। लोग अक्सर एकजुट हो जाते हैं ऐसी समस्याओं के खिलाफ लड़ने में। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे देश में जो इस प्रकार के अन्याय के विरुद्ध लड़ती है। इस चैप्टर में हम लोग तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे जो कि फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव की एक फेडरेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इन लोगों के लिए जो कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगल में रहते थे उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। तवा नदी जो है वो महादेव हिल्स जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है वहां से शुरू होते हुए बैतूल से निकलते हुए नर्मदा जो कि होशंगाबाद में है उसको ज्वाइन करती है। तवा डैम की शुरुआत 1958 में हुई और 1978 में ये बन के तैयार हो गया और इसके अंदर आसपास का जंगल और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आ गई थी। तो यहाँ फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे उनके पास कुछ नहीं बचा था, इनको नई जगह पे शिफ्ट कर दिया गया और उनके पास जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं बचा था। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फिशिंग से अपना गुजारा चलाना शुरू किया और वो बहुत कम इनकम कर पाते थे। 1994 में गवर्नमेंट ने फिशिंग के जो अधिकार हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए। इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, यहाँ लोकल रहने वाले लोगों को यहाँ से भगाना शुरू कर दिया और सस्ते मजदूर बाहर से लेके आना शुरू कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स उनको धमकाने लगे और उसी के साथ साथ में हुडलम्स यानी उपद्रवी गुंडे यहाँ पे बदमाश लोगों को लेके आने लगे और इन्हें डराने लगे। गांव के लोग एकजुट हो गए, उन्होंने एक संस्था बना ली और इन सब का विरोध किया। नया जो तवा मत्स्य संघ बना उसमें रैलीज, चक्का जाम और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया और इनके इस विरोध के कारण गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई इस मामले को जांच करने के लिए। और इस कमेटी ने बाद में ये कहा कि फिशिंग राइट्स जो है
वो यहाँ के लोगों को मिलेंगे ताकि वो अपना जीवन यापन कर पाए। 1996 में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं उनको यहाँ पे फिशिंग के अधिकार दे दिए जाएं और इनको 5 साल की लीज और एग्रीमेंट जो है वो साइन करके दे दिया गया। जनवरी 2 1997 में लगभग 33 विलेज जो कि तवा के थे, उन्होंने नए साल की शुरुआत में फर्स्ट कैच करके इस फिशिंग की शुरुआत की। तवा मत्स्य संघ ने जब फिश वर्किंग के काम को संभाल लिया तो इनकी अर्निंग जो है वो भी बढ़ने लगी, क्योंकि अब उन्होंने कोऑपरेटिव्स बना ली थी जो कि इनकी जो फिश कैच करते थे उसको मार्केट में अच्छी कीमत पे बेचते थे और ट्रांसपोर्टेशन और अन्य चीजों की व्यवस्था भी वो खुद किया करते थे। इसके कारण से इनकी इनकम जो थी वो लगभग 3 गुना बढ़ चुकी थी। और तवा मत्स्य संघ ने क्या किया, इन फिश वर्कर्स को लोन्स आदि देने की भी व्यवस्था शुरू कर दी। तो तवा मत्स्य संघ ने इनको अच्छी अर्निंग करवाने के साथ साथ में यहाँ पे फिशिंग भी बढ़वा दी और इस प्रकार से इन्होंने दिखा दिया कि लोग अगर संगठन में रहें और एक साथ में एकजुट हो जाएं तो वो कुछ भी कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे मैनेजर भी साबित हो सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, हमारे जितने भी मूवमेंट्स हैं जो कि जस्टिस के लिए हैं, वो एक प्रेरणा है कि हम सब लोग इक्वल हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम सब लोगों को इक्वलिटी का अधिकार देता है और इसी के कारण से इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट्स और स्ट्रगल्स जो है इक्वलिटी के लिए लगातार चलते रहते हैं और हर एक समूह अपनी इक्वलिटी और जस्टिस की मांग करता रहता है। इसी प्रकार से तवा मत्स्य संघ के जो फिश वर्कर्स हैं उन्होंने भी यही सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारी इक्वलिटी का अधिकार देगा और उनको वास्तव में ये मिला भी। लगातार कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने से ये उनके लिए एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह साबित हुआ जो कि डेमोक्रेसी में वास्तव में कुछ अच्छा मीनिंग और सच्चा मीनिंग रखता हो। हमेशा ऐसी कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स रहते हैं जो डेमोक्रेसी के आइडिया को एक्सपेंड करने में और उसे इम्पोर्टेंस देने में लगे रहते हैं। डेमोक्रेसी का वास्तविक अर्थ सब लोगों की इक्वलिटी में ही है। इस बुक में बहुत सारी बातों पे हाईलाइट किया गया है जो हमें इक्वलिटी का अधिकार प्रदान करती है। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि हेल्थ सर्विस में पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन भी लागू हो चुका है और बड़े बड़े बिजनेस हाउस जो है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को कंट्रोल करते हैं और महिलाओं के काम को कम वैल्यू दी जाती है और उन्हें अर्निंग कम मिलती है। फार्मर्स अर्न कम कर पाते हैं और इस प्रकार के इश्यूज जो होते हैं उसके कारण से पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो होती है उन्हें बहुत अधिक चिंता होती है। वो अपनी इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। डेमोक्रेसी में जो इक्वलिटी की स्ट्रगल है उसका ये कोर है, उसका ये इम्पोर्टेंट भाग है। यह डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट है जो कि हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए और उनकी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। उसको हम तभी रियलाइज करेंगे जब हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होंगे ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, अपने परिवार को अच्छी तरीके से चला सकें और जब भी हमारे खिलाफ कोई भी प्रकार का भेदभाव हो तब हम उसका सामना कर पाएंगे, वरना हम इस इक्वलिटी का फायदा कभी भी नहीं ले पाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के और चैप्टर्स देखने के लिए, इसी के साथ साथ में इस क्लास के और सब्जेक्ट्स को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।